नमस्कार, आप सभी का स्वागत हेलो किसान में। मैं हूं मुकुल शर्मा। हेलो किसान कार्यक्रम में लगातार आपके लिए अलग अलग विषय पर जानकारी हम लेकर आते हैं। तो चलिए सबसे पहले हमारे आज के जो विषय हैं उसके बारे में आपको हम जानकारी दे दें। आज खासतौर से आपको हम जानकारी देंगे गेहूं की खेती के बारे में। जी हाँ, जो अभी स्थिति है उसमें किस तरह की देखभाल की आवश्यकता है, और साथ ही आपको जानकारी दी जाएगी प्राकृतिक खेती के बारे में भी। इन दोनों विषय से संबंधित अगर आप कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर है 1800-113060, साथ ही 1800-113061। इन दोनों नंबर्स पे आप हमें कॉल कर सकते हैं और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। उनका परिचय आपसे हम करा दें। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर एस एल मीणा जी। आप प्रधान वैज्ञानिक हैं सस्य विज्ञान संभाग के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, नई दिल्ली से। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर मीणा आपका। धन्यवाद, नमस्कार। तो जाना आपने किस तरीके से आज हमको पहले हम जानकारी देने जा रहे हैं गेहूं की फसल जो अब लगी हुई है खेतों में, उसमें किस तरह की देखभाल की आवश्यकता होती है। और आमतौर पर हम देखते हैं कोई किसान जो हैं वो सामान्य समय से बुआई करते हैं और कुछ जिनके पास वक्त थोड़ा सा कम रह जाता है तो वो पछेती किस्मों का चयन करते हैं। लेकिन दोनों ही अवस्थाओं में किस तरह की देखभाल है वो आवश्यक हो जाती है। और खासतौर से डॉक्टर मीणा, अगर हम जब भी देखभाल की बात करते हैं, क्योंकि गेहूँ एक ऐसी फसल है जिस पर काफ़ी कुछ निर्भर करता है, और इस बार तो हमने देखा कि जो निर्यात है गेहूँ का वो भी ज़्यादा हुआ है। कोशिश यही कि ना सिर्फ पैदावार तो अच्छी हम ले ही रहे हैं, लेकिन और किस तरीके से फ़ायदा दे सकती है उसके लिए देखभाल काफ़ी अहम हो जाती है। बिल्कुल, देखिए मुकुल जी, गेहूं के उत्पादन में हम लोग विश्व में दूसरे स्थान पर हैं। पहले स्थान पर अमेरिका है और हमारे देश में इसका प्रोडक्शन हर साल बढ़ता ही जा रहा है जी। यानी कि जो टारगेट है उसको हम टारगेट से ज़्यादा भी पैदा कर रहे हैं। और इसके लिए हमें बहुत ज़रूरत होती है कि हम गेहूँ की जो फसल है, गेहूँ की जो हमारी पैदावार है उसको ढंग से हम कैसे पैदा कर सकते हैं। तो उसके लिए हमको बुआई से लेके हार्वेस्टिंग तक बहुत देखभाल की आवश्यकता पड़ती है। अब इस समय मैं बात करता हूं तो इस समय हमारे पास दो तरह के किस्में हैं। एक तो समय से बोई जाने वाली जो किस्में हैं वो हैं, दूसरी है जो कि पछेती किस्में हैं। उनका भी किसान भाई चयन करते हैं, क्योंकि हम लोग कई तरह के क्रॉपिंग सिस्टम लेते हैं तो कई बार उसमें डिले हो जाता है। तो किसान भाइयों के लिए ये एक ऑप्शन होता है कि वो चाहे तो पछेती किस्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जिन किसान भाइयों ने सामान्य तौर पर जब उन्होंने बुआई की होगी तो वो फसल जो इस समय है कि उसकी जो वानस्पतिक अवस्था है वो लगभग पूरी हो गई है और जननिक अवस्था है उसकी शुरुआत हो चुकी है, यानी कि उसमें फ्लोरिंग हो चुकी है जी। लेकिन ऐसे में किस तरह की देखभाल जो है वो आवश्यक हो जाती है, इसके बारे में और विस्तार से आपसे हम जानकारी लेंगे। लेकिन आइए पहले नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। इस समय खेतों में गेहूं की फसल लगी हुई है। अच्छी पैदावार के लिए फसल की देखरेख करें। गेहूं की फसल में पहली और आखिरी सिंचाई पहले के मुकाबले हल्की करें। फसल को गिरने से बचाने के लिए बाली निकलने के बाद सिंचाई हवा की गति के अनुसार करें। समय पर बोई गई गेहूं की फसल में फूल आने लगते हैं। इस दौरान फसल को सिंचाई की काफी जरूरत होती है। गेहूं में समय से बुआई की दर से तीसरी सिंचाई गाढ़ बनने की अवस्था और चौथी सिंचाई फूल आने से पहले व पांचवी सिंचाई दूधिया दिनों में करें। पछेती या देर से बोई गई गेहूं की फसल में कम अंतराल पर सिंचाई की जरूरत होती है। ऐसे में फसल में अभी क्रांतिक अवस्थाओं जैसे शीर्ष जड़ें निकलना, कल्ले निकलते समय, बाली आते समय, दानों की दूधिया अवस्था और दाना पकते समय सिंचाई करनी चाहिए। मार्च या अप्रैल में अगर तापमान सामान्य से ज्यादा बढ़ने लगे तो 1 या 2 अतिरिक्त हल्की सिंचाई जरूर करें। फसल में पोषक तत्वों का भी ध्यान रखें। पौधों की उचित बढ़वार और विकास के लिए पोषक तत्वों की जरूरत होती है। सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से पौधों की बढ़वार पर विपरीत असर पड़ता है। लौह तत्व की कमी को दूर करने में आयरन चिलेट दूसरे अकार्बनिक स्रोतों के मुकाबले ज्यादा फायदेमंद होता है। वहीं गेहूं को पीला रतुआ रोग से बचाने के उपाय भी करें। इस रोग से ग्रसित पौधों की पत्तियां सूख जाती हैं। इस रोग की रोकथाम के लिए खड़ी फसल में टिल्ट 25 EC या ट्राइडिमिफोन 25 WP या टेबुकोनाजोल 250 EC का 0.1% घोल बनाकर छिड़काव करें। प्रति एकड़ के लिए 200 मिलीलीटर दवा 200 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। लेकिन दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। तो
तो जाना आपने किस तरह की देखभाल जो है वो आवश्यक हो जाती है और लगातार समय समय पर आपको निगरानी भी रखनी पड़ती है अपने खेत की, किस तरह की अवस्थाएं उसमें आ रही हैं। और अभी का जो समय, जैसा कि डॉक्टर मीणा आप बता रहे थे कि जो फूलाने की प्रक्रिया की हम बात करते हैं या बालियां अब आ चुकी हैं, एक क्रांतिक अवस्था में इसको गिना जाता है। और ऐसे में क्या जो सिंचाई का समय है, तीसरी या चौथी सिंचाई जो है वो अब हमारे किसान दे सकते हैं अपने खेत में? बिल्कुल। देखिए, मैंने पहले बोला था कि 2 तरह की किस्में हैं। एक तो समय पे बुआई की हुई किस्में हैं और एक पछेती वाली किस्में हैं। जो समय पे बुआई की हुई जो किस्में हैं उनमें बिल्कुल इस समय पानी की बहुत आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि अभी उनमें फूल आना शुरू हो गया है जी। और जिन क्षेत्रों में अगर बारिश नहीं है तो वहाँ पे किसान भाइयों को इस अवस्था में, यानी कि फूल आने से पहले एक सिंचाई ज़रूर करनी चाहिए। उसका बहुत बेनिफिट मिलेगा, आपका जो पैदावार है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी जी। और जो बात करें आप पछेती वाली में अभी कहीं तो कल्ले फूट रहे हैं और कहीं लेट जॉइंटिंग स्टेज भी आ रही है। तो बिल्कुल किसान भाइयों को इसमें दूसरी या तीसरी सिंचाई करने की आवश्यकता है और जहां बारिश नहीं है तो बिल्कुल किसान भाई चाहें तो उसमें सिंचाई कर सकते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर मीणा, आप जिस तरीके से धीरे धीरे तापमान में एक बदलाव हम महसूस कर रहे हैं, तो जब ये तापमान में बदलाव आता है तब किस तरीके से जो हमारी फसल है वहाँ पर किस तरह का परिवर्तन हम मान सकते हैं कि अमूमन नज़र आता है? बिल्कुल मुकुल जी, देखो तापमान का आपने प्रश्न किया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और सभी फसलों के लिए तापक्रम एक बहुत ही बड़ा फैक्टर, एक कारक होता है। जब तापक्रम बढ़ता है तो हमारी जो फसल है उनमें जो कार्य की जो क्रिया होती है वो बढ़ने लगती हैं। अभी जैसे कुछ टाइम पहले हमारे यहाँ पे उत्तरी भारत में विशेष करके जहाँ गेहूँ पैदा करते हैं हम लोग, वहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही थी, तो उस समय जो उसकी जो वृद्धि है पौधों की वो थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन जैसे ही फरवरी का महीना आया है, अब फरवरी लगभग 18 तारीख आज हो गई है, तो इसके बाद से तापक्रम बढ़ना शुरू हो गया है। तो अब हमारी जो फसल है वो बड़ी तेजी से विकास करेंगी, उनकी जो वृद्धि है वो तेज होगी, बढ़वार अब होती हुई नजर आएगी। बिल्कुल नजर आएगी और उसमें जितनी भी कार्तिक अवस्थाएं हैं वो आपको देखने को मिलेंगी और जल्दी देखने को मिलेंगी, क्योंकि जब तापक्रम बढ़ता है तो क्रियाएं शुरू, उनकी जो क्रिया होने की जो रेट होती है वो बहुत फास्ट हो जाती है, यानी दर देखिए वो बढ़ सकती है। फिलहाल एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। श्री जैन जी, क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो यशवंत जी, आवाज मिल पा रही है आपको? आ रही है सर जी, क्या जानना चाह रहे हैं? हाँ, मेरा शर्मा जी यही प्रश्न है कि हमारे यहाँ कटिया गेहूँ होता है जो कि बिना पानी का होता है। जी, कहाँ से बोल रहे हैं? कटिया गेहूँ होता है जी, बिना पानी के होता है और उसमें पानी की कोई मतलब मार की जमीन में जो हमारे यहाँ कटिया गेहूँ होता है जी बिना पानी का, तो उसके लिए हम चाहेंगे कि उसके बारे में हमें बताएं कि हमें कब उसकी कटिंग करना चाहिए। और हमारे भूसे की बड़ी समस्या रहती है, जिससे कि आए हम जानवरों को पालने में बड़ी दिक्कत आती है। तो ऐसे हम जब हमारा ये गेहूं पक जाए, कटिया गेहूं जी, तो उसको हम किस मशीन से काटें जिससे कि हमें भूसे का भी संकलन हो सके और इसकी पैदावार हमारी बढ़ सके। इसके लिए भी हम चाहेंगे कि कटिया गेहूं, जो कि क्या है कि मार होती है जिसमें पानी की सिंचाई का साधन नहीं होता जी, और वैसे सरकार के लिए बधाई देते हैं कि उसमें खरीद केंद्र कायम करे हैं और गेहूं खरीदने के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की है भारत सरकार ने और मध्य प्रदेश सरकार ने। चलिए, बिल्कुल ये सरकार जो है लगातार प्रयास कर रही है किसानों के लिए और किसान उस बात को सराहा भी रहे हैं। यहाँ जो उनका सवाल था डॉक्टर साहब, कटिया गेहूं के बारे में जानना चाह रहे हैं जी, किस तरीके से? देखिए, ये कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है कि जो गेहूं है वो ज़्यादातर वर्षा आधारित होता है। इसमें ज़्यादातर किसान भाई सिंचाई नहीं करते हैं क्योंकि इसका एक तो ड्यूरेशन भी कम होता है, दूसरा क्या है कि इसको पानी की आवश्यकता कम पड़ती है। तो लेकिन कई किसान भाई मैंने देखा है जो माल का एरिया जो बता रहे हैं ये लोग, उसमें क्या होता है एक्चुअली कि जब खरीफ में हमारे पास बहुत ज़्यादा बारिश होती है जी, तो उस समय किसान भाई कुछ गड्ढे खोद लेते हैं, उनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे राजस्थान में उसको खदनी बोलते हैं, ऐसे कई जगह कुछ और बोलते हैं जी। तो वो अपने जो लोअर एरिया होता है पर्टिकुलर फार्म का, वहाँ पे वो लोग एक तालाब टाइप खोद देते हैं, तो उसमें क्या है कि बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है जी। तो किसान भाई उसको अगर देते हैं, जैसे इन्होंने पूछा कि उनकी पैदावार ज़्यादा कैसे बढ़ सके, तो डेफिनेटली अगर आपके पास सिंचाई नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप इस तरह की पानी, अगर बारिश का पानी इकट्ठा करके आप उसमें देंगे तो ऑब्वियसली कि आपकी जो पैदावार है वो बिल्कुल बढ़ेगी। और उसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको जब बुआई जब करनी होती है तो उससे पहले आपकी जो ज़मीन है उसकी जो पोषक तत्वों की जो क्षमता है
उसको भी आपको पता रहना चाहिए, क्योंकि अब हम लगातार क्या करते हैं, एक्चुअली हम लोग नाइट्रोजन का ही प्रयोग करते हैं, ज़्यादातर नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। और लेकिन इनका जो गेहूं है इसमें ज़्यादातर केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया सकता है, नहीं करते हैं किसान भाई, क्योंकि वो बिना पानी का होता है, जितना पानी दोगे उतना ही आपका जो फर्टिलाइजर है उसका यूज होता है। लेकिन फिर भी अगर आप लगातार गेहूं कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर एरिया में, तो आपको उस खेत का मिट्टी की जो जांच है वो करवानी चाहिए, क्योंकि उसमें हो सकता है कि कोई आपका सूक्ष्म तत्व हो या कोई सेकेंडरी न्यूट्रिएंट हो, उसकी कमी हो जाए। तो इसके जांच के बाद आपको पता लगेगा कि हमें कितना न्यूट्रिएंट कितनी मात्रा में इस फसल को देना चाहिए। और इसमें कई बार क्या होता है कि किसान भाई कई बार रोग और कीट भी, हानिकारक कीट भी आते हैं, तो इसमें किसान भाई को करना चाहिए कि जो बीज जो होता है उसको आप थोड़ा बीज का उपचार करेंगे, चाहे वो फफूंदीनाशक हो चाहे वो कीटनाशी हो, उससे करेंगे तो आपके इसमें रोग लगने की कोई संभावना ज़्यादा नहीं रहेगी। ये तो जब भी बीज उपचार इसलिए ज़रूरी हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर हम रोग या बीमारी की बात करते हैं तो अभी जो अवस्था है हमारी फसल की, उसमें कौन कौन से रोग या बीमारी आ सकते हैं? देखिए, मुख्य रूप से हमारी जो गेहूं की फसल है, अब इस अवस्था की बात कर रहा हूं मैं, इस समय एक तो क्या है कि पीला रतबा आने की संभावना ज़्यादा रहती है जी। साथ ही साथ क्या होता है, चूर्णिल आसिता जो रोग है वो भी आ सकता है, जिसे हम पाउडरी मिल्ड्यू बोलते हैं। और एक होता है करनाल बंट, वो हमारे जो गेहूं के जो दाने होते हैं उनको प्रभावित करता है जी। ये 3-4 रोग ऐसे हैं जो कि इस अवस्था में आने की उनकी संभावना होती है। जो पीला रतबा होता है वो क्या है कि जो हमारे जो गेहूं की फसल के जो पत्ते हैं उनमें पीली पीली धारियां पड़ जाती हैं पहले तो, फिर बाद में काफ़ी टाइम के बाद उनका जो कलर है पत्तियों का वो पीला हो जाता है, और लास्ट में जाके जो पत्ती है वो बिल्कुल काले रंग की हो जाती हैं जी। तो इस तरह से ये रोग आ जाता है। इसमें पीला पीला पदार्थ भी आपको देखने को मिलेगा पत्तियों पर, तो इससे पहचान की जा सकती है देखिए इस रोग की। बिल्कुल जी। तो इसकी जो रोकथाम है उसके लिए मैं एक आपको केमिकल का नाम बताऊंगा, जो कि प्रोपिकानाजोल है, उसका 25 EC 0.1% घोल बना करके आप छिड़काव कर सकते हैं। अगर रोग ज़्यादा मात्रा में लगा है तो आप एक छिड़काव 15 दिन के बाद भी आप कर सकते हैं। और ये जो मैं बता रहा हूँ केमिकल आपको, ये जो रसायन है ये पीला रतवा को तो ख़त्म करता ही है, साथ ही साथ ये हमारे जो पाउडरी मिल्ड्यू जिसे हम बोलते हैं, चूर्ण आसित रोग जिसे बोलते हैं, उसको भी कंट्रोल करता है। दूसरा करनाल बंट में भी बहुत उपयोगी है। और ये जो प्रमुख रूप से जो रोग हैं इनके लिए ये जो रसायन है बहुत ही कारगर है। बिल्कुल डॉक्टर मीना, लेकिन क्या सीधे तौर पर जो रसायन का इस्तेमाल है वो करना कितना सही, क्योंकि सरकार रसायन मुक्त खेती की बात भी कर रही है, उसको बढ़ावा भी दे रही है, आप भी लगातार कहते आए कि रसायन को आखिरी विकल्प के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। बिल्कुल हाँ, मैं पहले भी कई बार आपके एपिसोड में आ चुका हूँ और मैं यही कहता हूँ किसान भाइयों से भी कि रसायन का इस्तेमाल बिल्कुल लास्ट में करना चाहिए, क्योंकि अब इस अवस्था की जब बात करें अब तो मैंने उसका आंसर आपको दिया जी, क्योंकि इस अवस्था में और कुछ हो नहीं सकता है जी। इसका विकल्प एक ये हो सकता है कि आप चाहे तो नीम की जो कर्नल का एक जो एक्सट्रैक्ट होता है उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, वो लेकिन कीट जो हानिकारक कीट है उनका ही ज़्यादा कंट्रोल कर सकता है जी। और उससे पहले आपको करना चाहिए कि भाई जैसे गर्मियों में आप अच्छी जुताई करें, खेत को खुला छोड़ें, यानी कई सारे विकल्प हमारे पास हैं। और जब हम बात करते हैं रसायन मुक्त खेती की तो यहाँ पर एक जो बेहतर विकल्प है वो है प्राकृतिक खेती का। किस तरीके से आप इस दिशा में भी आगे बढ़ सकते हैं, इस पर और ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर अंकित सिंह यादव जी। आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं कृषि विभाग JS विश्वविद्यालय शिकोहाबाद उत्तर प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत आपका अंकित जी। जी, जानना चाहेंगे आपसे किस तरीके से कितना महत्वपूर्ण हो जाता है कि आज के समय में जो किसान हैं वो प्राकृतिक खेती की तरफ आगे बढ़ें। यस सर, प्राकृतिक खेती क्या है कि एक गाय विशेष पर आधारित खेती होती है। इसमें हम रासायनिक केमिकल्स जितने होते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं, जो रासायनिक खादें होती हैं, पेस्टिसाइड होती है, हर्बिसाइड होती है, इंसेक्टिसाइड, उनको हम डिवाइड करके उनको हटा करके हमें जो प्रकृति में चीजें पाई जा रही हैं उसको हमें ध्यान में रखते उसको हम प्रयोग करके जो उत्पादन लेते हैं उसे हम प्राकृतिक खेती कहते हैं जी। इसमें गोबर की खाद हो गई, सूक्ष्म जीवाणु हो गए जो प्रकृति में पाए जाते हैं, और हमारी वर्मी कंपोस्ट केचुए की खाद हो गई, और हरी खाद हो गई। तो इसका प्रयोग करके जो हम पैदावार लेते हैं, किसान लोग कर लेते हैं, उसे हम प्राकृतिक खेती कहते हैं। प्राकृतिक खेती में मुख्यतः हम रासायनिक पदार्थों को पूरी तरह से हटा दें और हम जो है ग्रीन लीव्स वगैरह का या नीम लीव्स का प्रयोग करके जो उत्पादन लेते हैं वो हम प्राकृतिक खेती। चलिए, बिल्कुल, हर
भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए किस तरीके से अब एक रुझान जो है वो किसानों में भी नज़र आता है, क्योंकि इसके ज़रिए आपकी जो लागत है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। लेकिन खासतौर से लागत की अगर बात करें डॉक्टर मीना, जो किसान हमारे गेहूँ की खेती कर रहे हैं और जो अभी अवस्था चल रही है, जिन्होंने पछेती किस्में इसमें लगाई थी, वहाँ पर उन्हें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? बिल्कुल, देखिए एक तो बहुत बड़ा बात यह है कि अगर लेट आपने वैरायटी लगाई है, पछेती किस्म है, तो उसमें एक तो क्या खरपतवार को नियंत्रण बहुत ज़रूरी होता है जी। तो वैसे तो किसान भाई केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि आप मैनुअल करें तो अच्छा रहेगा। और अगर गर्मियों में जुताई ज़्यादा की होगी तो आपके बिल्कुल खरपतवार कम निकलेंगे। और दूसरा मेन जो मुख्य जो मुद्दा है वो ये है कि पोषक तत्व इस समय कैसे आप देंगे, क्योंकि जो नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है हमारे गेहूँ की वो होती है 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से होती है। तो उसमें हम लोग आधी मात्रा को रिकमेंड करते हैं बुआई के समय, और जो बची आधी मात्रा है उसको हम 2 भागों डिवाइड कर लेते हैं। उसमें 2 डिवाइड करने से मतलब क्या होता है कि जो उसकी आधी मात्रा जो होती है वो हम 20-25 दिन बाद देते हैं बुआई की, और जो बची मात्रा जो है उसको हम 45 से 50 दिन के बाद दे सकते हैं। तो अभी जो आपकी जो पछेती किस्में हैं उनमें आप दूसरी जो टॉप ड्रेसिंग यूरिया है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही साथ कोई अगर उसमें कोई आपको लगता है कोई रोग या कोई हानिकारक कीट आपको नजर आए तो उसकी भी आप बिल्कुल एक बार जरूर देख लें कि कोई हानिकारक कीट तो ना है और कोई उसमें कोई रोग तो लगा नहीं है, क्योंकि इस समय बहुत अच्छी अवस्था है कि इसमें आप कंट्रोल कर सकते हैं। जी, एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं छत्तीसगढ़ से। जवाहरलाल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो। हाँ सर जी, क्या जानना चाह रहे हैं? तो सर गेहूं में जो ना खेत में बहुत से चूहा काट रहे हैं सर, अंदर अपने बिल में ले जा रहे हैं ना जी, चूहे का उसकी कौन सा दवा है सर, क्या तरीका भी है? चलिए, जौहर जी जानना चाह रहे हैं कि क्या तरीका है, चूहे की समस्या खेत में है? चूहे की समस्या है ना जी। हाँ जौहर जी, देखिए ये चूहे की समस्या बिल्कुल होती है इस समय, क्योंकि अभी बालियाँ आ रही हैं और फूल बन रहे हैं, बालियाँ आ रही हैं, तो वो चूहे तो क्या शुरू से कुतना शुरू कर देते हैं, लेकिन इस अवस्था में जब बालें बनती है तो इस समय चूहे ज़्यादा अटैक करते हैं, और अभी 15-20 दिन बाद और ज़्यादा इनका अटैक देखने को मिलेगा। तो इसके लिए सिंपली ये है कि आप जिंक फॉस्फेट का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, लेकिन उसका जो इस्तेमाल करने का तरीका ये होता है कि आप उसको डायरेक्ट आटे में मिला के नहीं खिलाएं। पहले आप आटे की गोलियाँ बना लें, और जहाँ जहाँ आपको लगता है कि जहाँ जहाँ उनके बिल हैं चूहे के, उनके आसपास इस तरह की जो आटे की गोलियाँ बना करके विदाउट जिंक फॉस्फेट उसको आप डालेंगे, तो उसको खाने में रुझान होगा, तो बिल्कुल 2-3 दिन खाएंगे। फिर आप चाहे तो उसमें जिंक फॉस्फेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिंक फॉस्फेट मिला करके आप गोलियां बनाएंगे, तो जब चूहे इसको खाएंगे तो वो मर जाएंगे। इस तरह से आप चूहों का कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए नियंत्रण जो है वो हो सकता है, लेकिन विकल्प का चयन आपको करना होता है। किस तरह का विकल्प आप चयन करते हैं, और खासतौर से प्राकृतिक खेती की भी अगर बात की जाए तो एक ऐसा विकल्प जिसके ज़रिए ना सिर्फ आपकी जो लागत है वो बेहद कम हो जाती है, और साथ ही साथ पर्यावरण के लिहाज से भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और क्या कुछ है जब हम बात करते हैं प्राकृतिक खेती की, इसके लिए आइए नज़र डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। मिट्टी और खेती एक दूसरे से जुड़ी है। अगर मिट्टी की सेहत अच्छी होगी तो पैदावार भी अच्छी होगी, लेकिन अक्सर हम खेती करते समय मिट्टी की सेहत का ध्यान नहीं रखते और रसायनों का काफी ज्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं। खेती में रसायनों के इस्तेमाल से मिट्टी की सेहत पर बुरा असर पड़ता है, साथ ही पर्यावरण को भी नुकसान होता है। इस नुकसान से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है प्राकृतिक खेती। प्राकृतिक खेती को हम कुदरती खेती भी कह सकते हैं। ये देसी गाय पर आधारित कृषि पद्धति है। इसमें एक देसी गाय से 30 एकड़ की खेती की जा सकती है। देसी गाय के गोबर में 16 मुख्य पोषक तत्व होते हैं, और ये सभी पौधों के विकास के लिए जरूरी होते हैं। साथ ही देसी गाय के गोबर और मूत्र की महक देसी केंचुओं को बढ़ाने में भी मददगार होती है। इसलिए देसी गाय को प्राकृतिक खेती का मूल आधार भी माना जाता है। आपको बता दें कि प्राकृतिक खेती करने के लिए गहरी जुताई करने की जरूरत नहीं होती। साथ ही प्राकृतिक खेती करते समय सिंचाई करने का तरीका भी थोड़ा अलग रहता है। सिंचाई पौधों से कुछ दूरी पर की जाती है, जिसमें सिर्फ 10% ही पानी लगता है। पौधों को दूर से पानी देने के कारण जड़ों की लंबाई बढ़ती है, और जड़ों की लंबाई बढ़ने से पौधों के तनों की मोटाई और पौधों की लंबाई बढ़ जाती है, और पैदावार अच्छी होती है। प्राकृतिक खेती में पौधों की दिशा का भी खास ध्यान रखा जाता है। इसमें पौधों की दिशा उत्तर दक्षिण होती है। ऐसा करने से पौधों को सूरज की रोशनी ज्यादा समय तक मिल जाती है।
सूरज से ऊर्जा मिलने के कारण पौधे अपने शरीर का निर्माण कर लेते हैं, जिससे न सिर्फ कीट लगने की आशंका कम हो जाती है, बल्कि पौधों में पोषक तत्व भी संतुलित मात्रा में इकट्ठे हो जाते हैं। तो जाना आपने प्राकृतिक खेती के बारे में, किस तरीके से लगातार अगर एक देसी गाय है उसके सहारे भी आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। फिलहाल हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। नंदस्वरूप मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। जी नंदस्वरूप जी। नमस्कार सर, मैं नंदस्वरूप मिश्रा हूँ बाराबंकी से। जी। मैं जानना ये चाहता हूँ कि मैं भूमि का भी शोधन करता हूँ, बीज का उपचार भी करता हूँ गेहूँ का। इसके बावजूद जब हम बुआई करते हैं, बुआई के बाद जब गेहूँ मेरा निकलने लगता है, बाजी निकली, तो उसमें जो कंडुआ रोग निकलता है, जो काला काला हो जाता है, तो उसको हम किस प्रकार से नष्ट करें, कौन सा उसका उपचार करें, कौन सा उसका इलाज करें, जिससे उसे निजात हमको मिल सके। चलिए बिल्कुल क्या जानकारी देंगे डॉक्टर मीना? हाँ नंदस्वरूप जी, आपका प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। आपने बिल्कुल कहा कि आपका जो बाली में जो गेहूँ है वो काला पड़ जाता है, तो वो कर्नाल बंट है। तो कर्नाल बंट जो रोग है वो उसकी कई तरह से हम नियंत्रित कर सकते हैं जी। तो देखो ये बीज उपचार तो करते ही है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि इसमें आपको एक तो है ना, पहला काम करना चाहिए, फसल चक्र का उपयोग करना चाहिए, फसल चक्र अपनाना चाहिए। आप लगातार एक ही खेत में एक ही फसल ना करें, यानी लगातार गेहूं का आप उसमें फसल ना लें, एक बार चेंज करें, 2 बार चेंज करें, तीसरी बार लगाएं। दूसरा क्या होगा कि आप जब गर्मी में आपका खेत खाली होता है तो उसमें आप उसकी गहरी जुताई करके उसको खुला छोड़ दें और क्रॉप रोटेशन तो जरूर करें, और साथ ही साथ आप बीज उपचार जरूर करें। बीज उपचार में आप 2 चीज़ ले सकते हैं। एक तो ले सकते हैं फफूंदीनाशक, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये रोग इसके फफूंदीनाशक से ही होता है, और इसके लिए आपको लेनी पड़ेगी कार्बेंडिजिम दवा है, उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा, और उसकी जो मात्रा वो करीब 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से आप इसका इस्तेमाल करेंगे। तो बीज उपचार तो बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ आप फसल चक्र अपनाएंगे, और कोई अभी तक इसमें कोई ज़्यादा उन्नत किस्में पैदा नहीं है कि जो कर्नाल बंट को अच्छी तरह से मतलब उससे लड़ सके जी। लेकिन ये है कि आप जब बीज का उपयोग करेंगे तो आपको डेफिनेटली बीज का उपचार करना होगा, और आप करते भी हैं। लेकिन मैंने साथ में ये भी बोला है कि आप इसमें एक बार फसल चक्र का समावेश करना पड़ेगा, और आपको ग्रीष्मकालीन समय में आपको इसकी गहरी जुताई करनी पड़ेगी। जी बिल्कुल। तो देखिए किस तरीके से लगातार आपको इन बातों का ख्याल रखना होगा अगर आप और बेहतर ढंग से जो उपज है वो लेना चाहते हैं। डॉक्टर अंकित जी, यहाँ जानना चाहेंगे आपसे, जिस तरीके से आपने बताया कि अगर प्राकृतिक खेती हम करना चाहते हैं तो किस तरीके से इसकी शुरुआत हम कर सकते हैं, लेकिन जो किसान एक कहीं ना कहीं उनके मन में धारणा आ जाती है कि कहीं जो उपज है उसमें किस तरह का अंतर आएगा या कैसे इसकी शुरुआत करें, तो क्या ना सिर्फ पूरे खेत में बल्कि एक छोटे से हिस्से से ही अगर शुरुआत करना चाहें तो ये बेहतर है? जी सर, बिल्कुल बेहतर है। उसके लिए आप ये है कि किसानों को भ्रम बना हुआ है कि वो रासायनिक खेती की तुलना में तो हम जी इसमें उत्पाद, जबकि ऐसा कोई व्यापारी है वो अगर ऑर्गेनिक दे रहे हैं तो वो उसके कंपैरिजन में इसका बेहतर होगा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का। इसके लिए भारत सरकार खेती को, तो इसके लिए सबसे अच्छा यही है कि हम जो प्रकृति में चीजें हैं उनको हम प्रयोग करके और उत्पादन लें, तो ये रासायनिक खेती से ज्यादा बेहतर होगा प्राकृतिक खेती का। और प्राकृतिक जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होंगे वो उसकी तो रासायनिक की तुलना में, क्योंकि वो रासायनिक खेती, रासायनिक प्रोडक्ट है मतलब हमारी ह्यूमन हेल्थ के साथ साथ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो जीवाणु है उनको भी नुकसान पहुंचा रहे। तो इसके लिए इसका प्रोडक्ट कंपैरिजन टू मतलब जो फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज करते हैं उसकी तुलना में जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होते हैं इनका मूल्य कितने ज्यादा बेहतर होगा और जो है व्यापारिक। जी बिल्कुल, काफी लाभ मिल सकता है, ना सिर्फ जो मूल्य है वो बेहतर मिल पाएगा। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में, क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो। हाँ जी, हम जैसे हमारा गेहूं पटाया है, ठीक ना, वो पीला हो गया है। जो गेहूं का पौधा है पीला पड़ रहा है? हाँ, पौधा पीला हो गया है पूरा जी। उसमें यूरिया छीटे हैं लेकिन कोई असर उस पर नहीं हुआ है। नहीं, सभी पौधे हो रहे हैं या कुछ पौधे हो रहे हैं? क्या सर? सभी पौधे पीले पड़ रहे हैं या कुछ पौधे या कुछ एरिया में पीले पड़ रहे हैं?
पीला हो रहा है। सभी पूरे खेत में पीला हो रहा है? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, देखिए अभी यहाँ से तो मैं क्या बता पाऊँ एक्चुअली, लेकिन पूरे खेत में अगर पीलापन है सभी पौधों में, और पीलापन पूरे पौधे में है या पत्तियों के आधे हिस्से में है, या मतलब उसका जो मार्जिन है वहाँ पे है, इसका क्लियर आप थोड़ा बताएं तो और बेटर होगा। मुकुल जी, क्या होता है जनरली जो पीलापन होता है जी, ये कई बार क्या है कि नाइट्रोजन की कमी से भी हो जाता है, और कई बार सल्फर की कमी से भी हो जाता है जी, और कई बार कोई रोग का अटैक भी इसमें हो जाता है, और कई बार क्या होता है कि कुछ निमेटोड का अटैक भी इसमें पाया जाता है जी। ये 3-4 संभावना इसमें लगती है मुझे। अलग अलग कारण यानी हो सकता है, अलग अलग कारण हो सकते हैं, क्योंकि अब वो तो टेस्ट करने से ही पता लगेगा, प्लांट का टेस्ट करना लेकिन पड़ेगा। क्या जो अभी अवस्था है उसमें पोषक तत्वों की आवश्यकता रहती है? लेकिन अगर इनकी जो वैरायटी है, जो पछेती है, तो उसमें मेरे ख्याल से कोई पोषक तत्व की कमी होगी। इन्होंने नाइट्रोजन को किस तरह दिया है, कितनी मात्रा में दिया है जी, और जो भूमि है इनकी उसकी सोइल टेस्ट किया कि नहीं किया है, क्योंकि हम लोग 120 kg यानी कि 125 kg जो बताते हैं हम नाइट्रोजन की जो मात्रा है जी, ये रिक्वायरमेंट होती है गेहूं की, ना कि किसी खेत की रिक्वायरमेंट है। ये हम 120 किलोग्राम ये है कि इतनी मात्रा हमारे 1 हेक्टेयर में इस फसल को चाहिए। अब वो जमीन से लेगा या फिर आप सप्लाई बाहर से करेंगे, हो सकता है इनकी जो जमीन होगी उसमें काफ़ी डेफिशिएंसी होगी, यानी कि जो नाइट्रोजन है अगर वो लो रेटिंग में गई होगी तो हो सकता है 150 किलोग्राम नाइट्रोजन देनी पड़े या 200 किलोग्राम नाइट्रोजन देनी पड़े। ये भी कारण होता है। किसान भाई क्या करते हैं, एक कट्टा सब में ही देते हैं, सभी किसान भाई एक जैसा ही देते हैं, ऐसा नहीं है। और कभी कभी तो अगर पास के किसान ने 2 कट्टे डाल दिए तो वहाँ 3 भी हो जाते हैं। बिल्कुल, तो इसलिए मैं कहता हूँ कई बार किसान भाइयों को कि अगर आपकी नाइट्रोजन की कमी है तो डेफिनेटली आपको मिट्टी की जांच जरूर करानी चाहिए। अगर नाइट्रोजन की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर सल्फर का जरूर इसमें मतलब एक बार जांच हो जाए, ठीक रहेगा, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर नाइट्रोजन की जो मात्रा है उसको हम यूरिया से देते हैं जी, लेकिन अगर अमोनियम सल्फेट से देंगे तो कुछ मात्रा में हमको सल्फर भी मिल जाता है जी। लेकिन जो महत्व की अगर हम खास तौर से बात करें, या सल्फर जैसे आप जानकारी दे रहे हैं, कितना महत्व रहता है सल्फर का, या जो हमारा जो दाना बनता है? बिल्कुल, देखिए जितने भी हमारे जो पोषक तत्व होते हैं इनका अलग अलग महत्व होता है। जैसे शुरुआती दौर में तो क्या हमको नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम की आवश्यकता पड़ती है, जो कि बिल्कुल अक्सर जो पोषक तत्व हैं काफ़ी हम जैसा आप बता रहे हैं कि अलग अलग पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इसके बारे में विस्तार से आपसे मैं जानकारी लूंगा, आगे भी आपको बताएंगे गेहूं की फसल की देखभाल आपको कैसे करनी है और प्राकृतिक खेती के बारे में भी। फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे, और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं, या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाए। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है।
ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂಥ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ. राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। हेलो किसान में लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं गेहूं फसल की देखभाल के बारे में और साथ ही प्राकृतिक खेती के बारे में। दर्शक हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं। फिलहाल रोशन लाल जी हमारे साथ जुड़े हैं सिरसा हरियाणा से। बहुत बहुत स्वागत आपका रोशन लाल जी, क्या जानना चाह रहे हैं? सर ये 42 गेहूं बोई हुई है जी, और इसकी औसत पैदावार कितनी होती है? कौन सा प्रश्न था जी? गेहूं की आप कोई खास किस्म के बारे में जानना चाह रहे हैं, उसकी कितनी पैदावार होगी? हाँ 42-82। अच्छा जी, देखिए पैदावार कितनी होती है? चलिए, हाँ बिल्कुल बताएंगे आपको। ऐसी मिट्टी में होती है जी। हाँ देखिए गेहूं काफ़ी मिट्टियों में किया जा सकता है, लेकिन इनकी जो रिक्वायरमेंट है गेहूं की वो बलुई दोमट मिट्टी जो होती है क्ले लोम, वो सबसे बेस्ट मानी जाती है। और लोमी सॉइल जो होती है वो बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है गेहूं के लिए। और क्ले लोम भी मिट्टी है, उसमें भी आप इसको लगा सकते हैं जी। थोड़ी चिकनी मिट्टी भी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और बलुई दोमट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये काफ़ी हद तक ये अच्छी ज़मीन में ये इसको बोया जा सकता है। लेकिन जो पीएच का जो मान होता है इसका, वो कुछ लिमिटेड जगह होता है, यानी कि इसका जो पीएच जो सोइल का होना चाहिए वो करीब 6.4 से लेके 7.6 तक आप बुआई कर सकते हैं। ऐसी मिट्टी इसके लिए उपयुक्त रहती है। वैसे तो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है पीएच, लेकिन इसमें अगर इस रेंज में अगर पीएच मिट्टी का है तो गेहूं की जो उत्पादकता है वो बढ़ती है, और उससे ऊपर जाएंगे तो डेफिनेटली उत्पादकता कम हो जाती है जी, और नीचे जाएंगे तब भी उत्पादकता कम हो जाती है। अब बात रही कि गेहूं की जो उत्पादन क्षमता है वो कितनी है। हमारे पास बहुत सारी किस्में हैं, अभी हमने बहुत सारी किस्में पैदा की हैं। हमारे जो पुणे इंस्टीट्यूट ने एक किस्म की है वो है HD 2967, जो कि पूरे भारत में काफ़ी एरिया कवर करती है। लगभग 80 से 90% एरिया कवर उसने कर लिया है, जो बहुत ही अच्छी उत्पादन देती है। तो किसानों को इस तरफ भी यानी आगे बढ़ना चाहिए, जो नई नई किस्में आती हैं, लगातार विकास हो रहा है, विकसित की जा रही है, उनको भी अपनाना चाहिए, जिससे और अच्छी पैदावार जो है वो आप ले सकें। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं हरियाणा से, राकेश जी हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हेलो जी राकेश जी। हाँ सर, गुजारिश करना चाहेंगे? खाद के बारे में पता करना है जी, ये जैविक खेती के अंदर इसकी उपयोगिता क्या है? चलिए बिल्कुल, इसका जवाब अंकित जी और बेहतर ढंग से दे पाएंगे। अंकित जी, राकेश जी जानना चाह रहे हैं सिरसा हरियाणा से। नमस्कार सर। केचुआ खाद की जो उपयोगिता है वो क्या है आज के समय में की अगर खास तौर से बात की जाए, और फसलों की अगर हम बात करते हैं, कितना महत्वपूर्ण? की तुलना में ये जो है बहुत बेहतर ही है। इसके लिए जो है ये फुली ऑर्गेनिक जो है प्रोडक्ट तैयार कर देते हैं केचुए की खाद के थ्रू, लेकिन इसमें ये डिपेंड है कि आप कौन सी चीज यूज कर रहे हैं, कैसे तैयार कर रहे हैं, कच्चा गोबर तो नहीं डाल रहे हैं, वेस्ट मटेरियल खराब नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब उसको प्रिकॉशंस अपनाते हुए कि आप कैसे कच्चा डंग डालेंगे या मेच्योर डालेंगे, 10-15 दिन वाला डालेंगे, ऑन स्पॉट वाला तुरंत वाला डाल देंगे, तो वो प्रिकॉशंस अपनाते हुए अगर केमिकल फर्टिलाइजर की तुलना करें तो इसमें बहुत सारे जो है न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो फर्टिलाइजर की तुलना में बेहतर पाए जाते हैं। तो और ये जो है इन्वायरमेंट और सॉइल फर्टिलिटी को, मृदा उर्वरकता को भी खराब नहीं करती और तो स्टेटस को मेंटेन करती है रासायनिक खाद की तुलना में। लेकिन इसके प्रिकॉशंस ये है, आप कौन सी चीज यूज कर रहे हैं, कैसा मटेरियल यूज कर रहे हैं, वर्मी कंपोस्ट वो ज्यादा मायने रखता है। और केमिकल फर्टिलाइजर में हो सकता है कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर हो या सिंगल न्यूट्रिएंट्स हो, लेकिन इसमें हमें
बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो कि हमारी प्रकृति को या सॉइल फर्टिलिटी जैसे मृदा उर्वरता को भी बहुत बेहतर बनाए रखते हैं और एनवायरनमेंट को प्रदूषित नहीं करते। जी बिल्कुल, तो देखिए किस तरीके से और बेहतर बनाते हैं ये मृदा को, और उसके साथ साथ जो लागत है किसान की वो ज़ाहिर तौर पर कम होती है और आमदनी में इजाफा हो जाता है यहाँ। लेकिन डॉक्टर मीना, अगर खासतौर से हम बात कर रहे थे अभी अलग अलग रोग और बीमारी को लेकर, क्या अभी का जो मौसम है इसमें किसी तरह के जो कीट है वो भी कुछ चुनौती का सामना कहीं ना कहीं जो किसान उनको करना पड़ता है कीटों की वजह से? बिल्कुल मुकुल जी, इस समय रोग तो आते आते हैं, साथ साथ कीट भी आ जाते हैं। और इसमें जो इस समय जो मुख्य जो कीट है वो है चेपा। जी, चेपा सरसों को नुकसान करता है और गेहूं को भी नुकसान करता है। तो ये महू जो कीट है इसका आने का खतरा रहता है। ये जब आपकी जो सर्दियां खत्म हो जाती हैं जी, जब तापक्रम बढ़ता है फरवरी के महीने में, तो इसका आना लाजमी है। ये आ जाते हैं चेपा, और ये बिल्कुल हरे भूरे रंग के बहुत ही सूक्ष्म कीट होते हैं। ये बालियों पे पत्तियों पे बैठते हैं और वहाँ पे उनको गंदी करते हैं। तो इससे हमारी जो बालियां हैं या फूल हैं वो हमारे जो चने वो जो दाने होते हैं उसमें कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं जी। तो ये इस समय जब आपका मौसम थोड़ा सा गर्म हो जाता है, यानी तापमान बढ़ जाता है और थोड़ा सा क्लाउडी यानी कि बादल छा जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में ये चेपा रोग का जो कीट है वो बहुत ही प्रकोप उसको देखने को मिलेगा जी। तो इसकी रोकथाम के लिए किसान भाई चाहें तो एक रसायन का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है डाइमेथोएट। उसकी जो मात्रा है वो 0.3% के हिसाब से आप दे सकते हैं। और अगर वो उपलब्ध नहीं है तो आप इमिडाक्लोप्रिड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसकी 1 ml मात्रा को 3 लीटर पानी में मिला करके घोल बना करके छिड़काव कर सकते हैं जी। तो चेपा से आप निजात पा सकते हैं। अगर चेपा अगर ज़्यादा मात्रा में अगर फैल गया है खेत में तो अगर, लेकिन इसमें क्या है, ये कभी पैचेज में आता है, यानी कि कुछ पौधों में इसका असर होता है, कुछ में नहीं होता है। तो अगर शुरुआती जांच में किसान भाई अगर आपके खेत में जाएंगे तो वहां जाके अगर देखेंगे कि कुछ पौधे हैं जो कि चेपा से अफेक्टेड हैं, कहीं नजर आ सकता है, हाँ, तो उनको उखाड़ के आप नष्ट कर सकते हैं। उसके बाद उनका फैलना बंद हो जाता है। बिल्कुल, तो देखिए किस तरीके से उनको आप अगर उखाड़ के नष्ट कर देंगे तो आगे जो कीट है नहीं फैल पाएगा। और साथ ही ये ज़रूरी कि कैसे आपकी जो फसल है कोई भी उसमें कम कीट लगें, कम बीमारी लगें, और उसमें एक बेहतर विकल्प जिसके बारे में हम लगातार बात कर रहे हैं प्राकृतिक खेती, ये भी नज़र आता है यहाँ। डॉक्टर अंकित, जानना चाहेंगे आपसे, जब हम खासतौर से रोग और बीमारी की वजह से कहीं ना कहीं लागत किसान की बढ़ जाती है, फिर कीटों की समस्या रहती है तो कीटनाशक भी इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन प्राकृतिक खेती में हम बात करें तो क्या ना सिर्फ रसायन मुक्त बल्कि एक ऐसी खेती हम मान सकते हैं जिसमें रोग और कीटों की समस्या भी कम हो जाती है? बिल्कुल सर। जी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है कि देखिए किस तरीके से जब भी हम प्राकृतिक खेती की तरफ आगे बढ़ते हैं या कोई भी जिस फसल का हम चयन कर रहे हैं, कैसे उसकी फसल हम ले रहे हैं और कम से कम उसमें रोग आएँ, कम से कम बीमारियां आएँ और कीट जो हैं कम रहेंगे, तो तभी और ज़्यादा लाभ जो है हमें मिल सकता है। और खासतौर से डॉक्टर मीना, जिस तरीके से अभी हमारी गेहूं की फसल की अवस्था की हम बात कर रहे थे, ना सिर्फ जो बालियों की अवस्था है, इसके बाद की अवस्था की अगर हम बात करें तो क्या अभी से कोई विशेष सावधानी रखनी चाहिए? बिल्कुल, देखिए अभी कुछ जो किस्में हैं वो इसमें फ्लोरिंग स्टेज चल रही है, यानी कि उनमें पुष्पन अवस्था आ गई है जी। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद एक आती है स्टेज, मिल्किंग स्टेज आती है, यानी कि हमारा जो दाने हैं उस समय गेहूं फसलों के दाने जो होते हैं उसमें दूध पहले ज़्यादा होता है, उसके बाद वो धीरे धीरे कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट होते होते फिर बाद में दूध कम हो जाता है और डफ स्टेज आ जाती है जब आपका दाना सॉफ्ट हो जाता है। तो उस समय भी बिल्कुल आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि मिल्किंग स्टेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस समय भी कई कीट आ सकते हैं, और वो क्या है कि जो आपके जो चने, जो आपके जो ग्रेन होते हैं, दाने होते हैं, डेवलपिंग स्टेज में होते हैं, तो उनसे वो रस चूस लेते हैं कई बार जी। और इसी तरह से जैसे आपका जो पछेती वाली जो किस्में हैं वो अभी कुछ तो कल्ले निकलने की स्टेज में है या फिर कुछ गांठ बनने की स्टेज में, लेट जॉइंटिंग स्टेज को बोलते हैं। तो इस समय 2-3 चीज़ बहुत ध्यान रखने की बात है। एक तो क्या है कि सिंचाई की जब बात करते हैं तो क्योंकि अभी तापक्रम बढ़ गया है जी, तो तापक्रम बढ़ने से क्या है कि जो फसल में जो एवोपरेशन ट्रांसपिरेशन जो होता है वो ज़्यादा होता है, तो यानी कि फसल को जो पानी की जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाती है। जैसे फरवरी का महीना है, मार्च का महीना जब आएगा तो किसान भाइयों को अंतराल थोड़ा बाद में कम कर देना चाहिए। जैसे कि हम जनरली कहते हैं कि 20 से 21 दिन बाद एक से करनी चाहिए, लेकिन जब मार्च का महीना जब आ जाएगा तो ये अंतराल 15 से 20 दिन का
करें। यानी इस अंतराल का भी हमें ख्याल रखना होगा। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, श्रीराम शर्मा जी सीकर राजस्थान से। बहुत बहुत स्वागत आपका श्रीराम जी, क्या जानना चाह रहे हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ सर, तो गेहूं की बालियां हैं वो अच्छी आए और अच्छी पैदावार हो, इसके लिए जानकारी चाहता हूँ। चलिए, बिल्कुल वही जानकारी लगातार हमारे जो विशेषज्ञ आज दे रहे हैं, कैसे और अच्छी बालियां निकल सकती हैं और अच्छी पैदावार। देखिए बिल्कुल श्री राम जी, आपका प्रश्न बहुत बढ़िया है। देखो, इसमें 3 चीज़ बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर आप अच्छी बाली चाहते हैं, अच्छी पैदावार चाहते हैं गेहूं की, तो इसमें 3 चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो है आपकी किस्म जी, जो उन्नत किस्म आपने अगर अपनाई है तो उसका इस्तेमाल आपने किया तो डेफिनेटली आपके उसकी बाली अच्छी होगी, उसकी पैदावार भी अच्छी होगी। क्योंकि उन्नत जो किस्में होती हैं वो क्या है कि एक तो उनकी जो यील्ड कैपेसिटी है वो ज़्यादा होती है। दूसरा क्या है कि वो हानिकारक कीट या फिर कोई रोग उससे भी काफ़ी लड़ने की उनमें कैपेसिटी होती है। तो पहली बात तो है कि उन्नत किस्म का चुनाव करेंगे आप। दूसरी बात यह आती है कि आपकी जो मिट्टी है उसमें पोषक तत्व बिल्कुल बैलेंस फॉर्म में होना चाहिए, यानी कि कम तो होनी नहीं चाहिए, कोई भी डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए आपकी मिट्टी में। तो मिट्टी की जांच आप करवाएंगे तो आपकी जो जितने भी आप पोषक तत्व होते हैं उनकी जो मात्रा है वो आप निर्धारित कर सकते हैं कितनी मात्रा में आपको चाहिए और कितनी मात्रा में नहीं चाहिए। हो गया। फिर तीसरी बात होती है कि आपने बीज का उपचार किया नहीं किया है। वैसे तो अभी ज़्यादातर हम देखते हैं कि आप जब बीज लेते हैं कहीं ऑथेंटिक सोर्स से लेते हैं, जैसे हमारे ICAR के जो इंस्टीट्यूट्स है उनके जो एटिक सेंटर्स होते हैं, अगर वहाँ से आपने बीज लिया है तो वो पूरा आपको मिलेगा, उसमें पूरा ट्रीटमेंट का पैकेज होगा। यानी प्रमाणित जगह से ही हमें लेना चाहिए। NSC है, चाहे स्टेट कॉर्पोरेशन है, आप वहाँ से सीड लेंगे तो आपको बिल्कुल बीज अच्छा मिलेगा और बिल्कुल उपचारित करने के लिए सारा उसमें पैकेज होगा। तो बीज को उपचार करना बहुत ज़रूरी है और पोषक तत्वों का प्रबंधन भी टाइम से बहुत करना जरूरी है। जी बिल्कुल। तो देखिए कितना महत्वपूर्ण हो जाता है ये। यहाँ साथ ही डॉक्टर अंकित जानना चाहेंगे आपसे, जैसा आप बता रहे थे कि कितना महत्वपूर्ण है, चाहे रोग बीमारी की हम बात करते हैं, कीटों की बात करते हैं, लेकिन पर्यावरण के लिहाज से बात करें तो कितना महत्वपूर्ण हो जाता है प्राकृतिक खेती को अपनाना। फिलहाल हमारा कोशिश हम कर रहे हैं यहाँ अंकित जी को सुन सकें। अंकित जी, आवाज़ मिल पा रही है आपको? चलिए दोबारा इनका हम रुख करेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण अपने आप में कि कैसे जब प्राकृतिक खेती की बात की जाती है तो एक इस तरह की खेती, इस तरह की पद्धति जो कि कोई नई नहीं है लेकिन पहले से भी हमारे जो किसान हैं वो करते आए हैं, लेकिन इसका फ़ायदा या आज के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो अब ज़्यादा फ़ायदा इसका नज़र आता है और उसी वजह से लगातार जो किसान हैं इस और आगे भी बढ़ रहे हैं। हम भी यहाँ आगे बढ़ते हैं। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। भोजन, जल और शुद्ध वातावरण हमारे जीवन का मुख्य आधार है और कृषि इसका मूल स्तंभ। पिछले 60 वर्षों में विज्ञान आधारित कृषि का व्यापक प्रसार हुआ है। साथ ही कृत्रिम संसाधनों के बढ़ते प्रयोग से कृषि की सतत क्षमता पर चिंताएं बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के अंतर्गत रसायन मुक्त जैविक खेती एक महत्वपूर्ण प्रयास है। रसायन मुक्त जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्ष पूर्व सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना तथा उत्तर पूर्व भारत में जैविक मूल्य श्रृंखला योजनाएं आरंभ की। ऑर्गेनिक फार्मिंग को देश भर में बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रही है। इसके लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत काम किया जा रहा है। न सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग को बल दिया जा रहा है बल्कि उसके लिए वैल्यू एडिशन और मार्केट की व्यवस्था भी की जा रही है। भारत सरकार एवं किसानों के सम्मिलित प्रयासों से आज देश के लगभग 36 लाख किसान 38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे देश के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी पारंपरिक जैविक खेती हो रही है। इन पारंपरिक जैविक क्षेत्रों को जैविक प्रमाणीकरण सुलभ कराने हेतु PGS के अंतर्गत लार्ज एरिया सर्टिफिकेट का प्रावधान किया गया है। इस प्रक्रिया की विशिष्टता ये है कि इसमें प्रमाणीकरण मात्र 2 से 3 महीनों में हो जाता है, जबकि सामान्य परिस्थितियों में इसमें 2 से 3 वर्ष का समय लगता है। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के कार निकोबार एवं नैन काउरी द्वीप समूह देश के सर्वप्रथम ऐसे प्रमाणीकृत जैविक क्षेत्र हैं। अभी हाल ही में संपूर्ण लक्षद्वीप को जैविक खेती के रूप में प्रमाणित किया गया है।
वर्ष 2016 में सिक्किम राज्य पूर्ण जैविक कृषि राज्य के रूप में प्रमाणित हो चुका है। सुदूर उत्तर में हिमालय श्रृंखला के बीच स्थित लद्दाख ने भी पूर्ण जैविक के लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। जैविक उत्पादों को बाजार सुलभ कराने तथा किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने के लिए एक समर्पित जैविक खेती पोर्टल भी बनाया गया है। जैविक खेती पोर्टल के जानकारी मंच और विपणन मंच के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता उत्पादन तथा बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। आशा है देश के सभी राज्य अपने जैविक क्षेत्रों का विस्तार करेंगे और देश में जैविक कृषि क्रांति को मजबूत करने में योगदान देंगे। जैविक उत्पादों की देश और विदेशों में बढ़ती मांग तथा जैविक उत्पादों का बढ़ता बाजार, किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच तथा जैविक एफपीओ द्वारा जैविक कृषि व्यापार में भागीदारी हमारे किसानों को अपनी आय बढ़ाने का अवसर दे रहा है। पिछले 5 वर्षों में जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात दोगुने से अधिक बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है और इसमें प्रतिवर्ष 20% से अधिक की वृद्धि हो रही है। उम्मीद है पारंपरिक क्षेत्र के किसान भी इस बढ़ते बाजार से लाभान्वित होंगे और जैविक कृषि आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। किसानों की मुस्कान समृद्ध हिंदुस्तान की है पहचान। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। हेलो किसान में लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं गेहूं फसल की देखभाल के बारे में और प्राकृतिक खेती की तरफ कैसे जो किसान हैं उनका रुझान नजर आने लगा है। फिलहाल हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर मध्य प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? सर ये जानकारी चाहिए थी अपने को, मतलब जैसे 1 हेक्टेयर में केचुआ खाद गेहूं की फसल के लिए कितना देना चाहिए और उसके उपरांत मतलब ये केमिकल भी देना पड़ता है क्या? चलिए करण जी जानना चाह रहे हैं और मध्य प्रदेश से, अगर इतना क्षेत्र है तो उसमें केचुआ खाद से कितना काम बन सकता है, क्योंकि हमारे किसान जो जैविक खेती भी करते हैं गेहूं की करते हैं जी, उस लिहाज से कितना हमें? हाँ बिल्कुल, देखो जैविक खेती आप करेंगे तो डेफिनेटली आपको जैविक खाद जो आपका केचुआ खाद जैविक खाद इन्होंने कहा है कि वो जैविक खाद कई तरह के होते हैं एक्चुअली। एक तो आपका जैसे कंपोस्ट होता है, एक आपका फार्म यार्ड मैन्योर होता है जिसे हम गोबर की खाद बोलते हैं जी, और कभी कभी ग्रीन मैन्योरिंग भी होती है। तो देखिए अगर 1 हेक्टेयर की बात करते हैं हम लोग तो उसमें जो फार्म यार्ड मैन्योर यानी कि जो हमारे जो पशु जहाँ गोबर करते हैं वहाँ पे मलमूत्र जो होता है उसको मिला के हम FOM बनाते हैं। तो FOM भी हम उसको बिल्कुल कंपोस्ट की तरह सड़ाते गलाते हैं, तो अच्छी गली हुई सड़ी गोबर की खाद जी करीब 10 टन करीब चाहिए 1 हेक्टेयर के लिए जी, अगर आप उसमें और कुछ डाल नहीं रहे तो। लेकिन अगर आप सपोज करो दूसरा कोई ऑप्शन आप रख रहे हैं, आप जैसे उसमें कंपोस्ट भी मिला रहे हैं, तो आप फार्म यार्ड मैन्योर की जो मात्रा वो कम कर सकते हैं जी। अगर केचुए खाद आप ले रहे हैं तो उसका भी कम कर सकते हैं, और वर्मिंग कंपोस्ट आप ले रहे हैं तो उसको भी आप कम कर सकते हैं। ऐसे अगर उसमें आप ग्रीन मैन्योरिंग कर रहे हैं, कोई भी लेग्यूम फसल है आप उसको में ले रहे हो, सपोज ढैंचा आप उसमें उगा रहे हो और ढैंचा आपने उसको उसी में मिला दिया है, तो ये ग्रीन यानी कि हरी खाद का काम करेगा जी। तो उसमें भी आप फार्म यार्ड मैन्योर भी कम कर सकते हो। तो हमने कई बार ये रिसर्च करके पाया है कि हम 1/4 फार्म यार्ड मैन्योर देंगे FOM देंगे, 1/4 हम देंगे उसमें कंपोस्ट, 1/4 देंगे हम उसमें वर्मी कंपोस्ट, यानी सबका समावेश जो है सबका समावेश हम करेंगे तो उसमें अलग अलग कंपोनेंट्स के हिसाब से आपकी इसमें क्वांटिटी निर्धारित होती है जी बिल्कुल। लेकिन जो किसान हमारे जैविक खेती करते हैं, गेहूं की खेती कर रहे हैं, खासतौर से गुणवत्ता उनको काफ़ी अच्छी मिलती है, लेकिन अब जो उपभोक्ता है वो भी काफ़ी जागरूक चले हैं, खासतौर से ग्लूटेन को लेकर भी कई तरह की जो बातें हैं वो सामने आती हैं। इसका कैसे ख्याल रख सकते हैं बतौर किसान अगर वो अपने उत्पाद को बड़े बाजार में पहुँचाना चाहते हैं तो? बिल्कुल, देखिए अभी हमारे जो वैज्ञानिक हैं उनका काफ़ी ध्यान है कि ऐसी वैरायटी का इजाद किया जाए कि वो उसमें ग्लूटेन की मात्रा को कंट्रोल किया जा सके, कैसे बढ़ाया घटा जा सकता है। ऐसे और भी काफ़ी क्वालिटी कैरेक्टर्स होते हैं जी,
तो उसकी वजह से भी आपका जो गेहूं का जो उत्पादन है वो तो बढ़ेगा, साथ साथ क्या है कि उसकी जो क्वालिटी है वो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हम लोग पहले तो प्रोडक्शन की बात करते थे, लेकिन आज हम बात करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी की। जी, लेकिन जब पैदावार की हम बात करते थे तो माना जाता था कि उतना ही ज्यादा आपको जो पोषक तत्व हैं उनकी आवश्यकता रहेगी। अब वो धारणा बदल चुकी है। अब हमारा ध्यान है ज्यादातर प्रॉफिट पर। तो हम भी चाहते हैं कि किसानों की आय बढ़े। तो आय बढ़ने के लिए एक तो क्या है कि आपका जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है उसको कम करना पड़ेगा, जो कि इनपुट जो कहते हैं उसको हम लोग, तो उसमें हम लोग ज़्यादातर मार्केट से न ला के हमारे जो फार्म पे जो अवेलेबल सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट होते हैं उनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे किसी किसान भाई के यहाँ बायोगैस का प्लांट लगा है तो वो बायोगैस स्लरी का उपयोग करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। ऐसे ही आपका रेजिड्यू मैनेजमेंट जिसे हम बोलते हैं ना आजकल संरक्षित खेती, उसमें हम लोग इसका रेजिड्यू का बड़ा महत्व है। तो वो एक आपकी सॉइल को मतलब मॉइस्चर तो कंजर्व करेगा, साथ साथ क्या है कि उसमें जितने भी जो वीड्स हैं उसकी ग्रोथ भी रुक जाएगी, जिससे क्या है कि हमारी फसल में उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बिल्कुल। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर, जर्नैल सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हेलो जी, आपसे गुजारिश करना चाहेंगे अपनी टीवी सेट का वॉल्यूम आप बंद कर दें। है जी, टीवी सेट का वॉल्यूम थोड़ा कम कर दें। हेलो हेलो, हाँ जी जी जर्नैल सिंह जी, लगातार जो दर्शक जुड़ते हैं हमारे साथ उनसे हम गुजारिश करते हैं अपनी टीवी सेट का वॉल्यूम आप बंद रखें, जिससे आपका सवाल जो है वो हम बेहतर ढंग से सुन पाएं। जी जर्नैल सिंह जी। जर्नैल सिंह आगरीवाड़ी हरियाणा। जी बताइए। सर जी, 1 एकड़ में गेहूं बो रखे हैं, लेकिन उनमें एक तो फुटाव कम हुआ है जी, और बढ़त कम है जी। कौन सी वैरायटी आपने लगाई हुई है? 2967 जी। 2967। अच्छा, और आपका खेत मतलब कहीं ऊंचे पे है या नीचे पे है? आपका नीचे से फुटाव कम है जी। नहीं, मेरा मतलब है खेत का जो खेत आपका ये कोई हाइट पे तो नहीं है, या कोई इसमें कोई ऊंचा नीचा तो नहीं है? हाइट अब सिर्फ मतलब 2-2.5 फुट ही हाइट है जी। हाँ समझ गया, यानी कि थोड़ा सा उसमें अंडुलेशन तो है। वैरायटी 2967 है। 2967 है जी। ओके, अभी कितने दिन हो गए करीब आपकी इसको? कब बोई थी? 22 नवंबर को बोए थे जी। अच्छा, 22 नवंबर को बोए। अब अभी इसमें कुछ बालियां निकली है या अभी नहीं निकली है? बाली अभी कोई आने शुरू हुई है जी। अच्छा, बीज की मात्रा सही डाली आपने? मैंने तो सिर्फ यूरिया खाद दिया था, जिंक दिए था ना। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखिए ऐसे जनरल जी, इसमें कई कारण हैं। एक तो है ना, पहली बात तो आपको ये है ना, जो बीज की मात्रा उसको बहुत तरीके से उसको डिसाइड करना पड़ता है, क्योंकि हमारी जो 2967 वैरायटी, इसमें कोई कमी नहीं, यानी कि इसमें कोई कल्ले में फूटने में कमी नहीं होती है। अगर खेत में सब कुछ ठीक है तो ये वैरायटी एक किस्म ऐसी है कि इसमें कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। हम बात करते हैं जब 3086 की, तो उसमें क्या है कि जो टिलरिंग है कल्ले उसमें थोड़ा कम निकलते हैं। तो हम उसमें किसान भाइयों को कहते हैं कि आपकी जो किस्में इसमें जो बीज की मात्रा है उसको बढ़ाएं जी। ज़्यादा बढ़ाएंगे तो ज़्यादा आपको कल्ले मिलेंगे, लेकिन 2967 में ऐसी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए जी। हो भी सकता है, लेकिन 22 नवंबर के बाद जो ये बता रहे हैं उसके बाद इन्होंने इसकी बुआई की है, तो कहीं ऐसा तो नहीं जो बढ़वार का समय है अभी बिल्कुल ये भी एक मुकुल जी कारण हो सकता है कि अभी तक तो सर्दी थी जी, लेकिन अगर आपकी जो पॉपुलेशन है, जो पौधों की जो पॉपुलेशन है, अगर वो प्रॉपर है तो अब किसान भाइयों को लगेगा कि उसमें अब थोड़ी सी बढ़वार उसमें देखने को मिले, क्योंकि अब तापक्रम बढ़ा है जी। तो वो 5-6 दिन में इनको ये असर देखने को मिलेगा, और यूरिया इन्होंने डाल दिया है तो कोई बात नहीं है। अब इनको एक पानी की व्यवस्था अगर है तो एक सही अवस्था कर देनी चाहिए, क्योंकि अभी काफी दिन से बारिश हुई नहीं है जी। तो एक बारिश जब कर देंगे तो उसकी जो ग्रोथ है, उसकी जो वृद्धि है, वो बहुत तेजी गति से बढ़ने शुरू कर देगी जी। बिल्कुल। और जो सिंचाई की जहाँ तक बात की जाए, जो जिन किसानों ने पछेती बुआई की है उनके लिए भी अभी आवश्यकता है? बिल्कुल। देखिए मुकुल जी, इसमें क्या होता है कि गेहूं की जो फसल है उसमें करीब 5 से 6 सिंचाई चाहिए जी, लेकिन डिपेंड करेगा कि किसान भाई के यहाँ कितना पानी अवेलेबल है। तो अगर आपके पास सारी सिंचाई अवेलेबल है, पानी की कोई कमी नहीं है, तो आप बिल्कुल इसमें 6 सिंचाई कर सकते हैं, अगर बारिश नहीं है तो जी। तो उसमें क्या होता है कि मुकुल जी, इसमें जो मेन जो खास बात होती है, कुछ क्रांतिक अवस्थाएं होती हैं, वहाँ पे पानी की आवश्यकता पड़ती है। जैसे पहली सिंचाई जो होती है गेहूं में बुआई के बाद जी, वो करीब 21 से लेके 22 दिन के बाद आती है। उसे हम बोलते हैं CRI स्टेज। फिर उसके बाद होती है मैक्सिमम टिलरिंग स्टेज, यानी कि उसमें जब कल्ले बहुत ज़्यादा बन जाते हैं तब उसमें दूसरी सिंचाई करते हैं। तीसरी करते हैं हम लोग लेट जॉइंटिंग स्टेज, यानी जब गांठ बनना शुरू कर देती हैं तने में, तब ये स्टेज आ जाती है। उसके बाद हमारे आती है फ्लोरिंग स्टेज, यानी कि पुष्प बनते हैं, उस समय सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है।
फिर एक आती है मिल्किंग स्टेज जी, वहाँ भी अगर पानी की आवश्यकता है तो देना चाहिए, क्योंकि बारिश अगर नहीं है तो देना चाहिए। फिर एक लास्ट अगर आप देना चाहें तो एक डफ स्टेज आती है, जब गेहूं का दाना थोड़ा सा नरम रहता है, पकता नहीं है, लेकिन वो स्टेज अगर आप देंगे तो वो क्या है कि जो हमारा कई बार क्या है कि जो कई तरह की प्रॉब्लम आती है ना, वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये तो बात है कि जब आपके पास सिंचाई की कोई कमी नहीं है तो आप इस तरह से आप दे सकते हैं, लेकिन अगर सिंचाई कम है तो आप उस तरह से ही इन क्रांतिक अवस्था को कम कर सकते हैं। यानी सही समय पर सही प्रबंधन जो है हमें अपनाना होगा और उसके साथ साथ देखभाल जो है वो ज़रूरी है, तभी आप अच्छी उपज ले सकते हैं। डॉक्टर एस एल मीणा जी, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी हमारे दर्शकों को, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू, धन्यवाद आपको भी। साथ ही डॉक्टर अंकित सिंह यादव जी भी, आप भी हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो जाना आपने कैसे आप गेहूं की देखभाल कर सकते हैं और साथ ही साथ प्राकृतिक खेती, जो कि आज के समय में बहुत ही उपयोगी है। अब चलिए हमारे जो अगला विषय रहेगा उसके बारे में आपको हम जानकारी देते हैं, जिससे पहले से ही आपका जो सवाल है वो आप तैयार कर सकें। हमारे अगले विषय रहेंगे नैनो यूरिया कृषि में क्रांति, किस तरीके से मददगार हो रहा है नैनो यूरिया, और साथ ही बात होगी आलू की खुदाई और रखरखाव की। इसके साथ ही आप अपना कोई सवाल या सुझाव हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप इसके लिए हमें ईमेल कर सकते हैं। मेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। साथ ही आप फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको हिंदी में टाइप करना होगा फेसबुक पर जाकर हेलो किसान, और यहाँ भी आप अपना सवाल या सुझाव लिखकर छोड़ सकते हैं। और बारी है आखिरी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विकल्प की। आप डीडी किसान कॉल सेंटर का नंबर नोट कर सकते हैं, ये नंबर आपको याद भी होगा। नंबर है 1800113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात के 10 बजे तक की लाइन्स खुली हैं। इसके जरिए भी आप अपना जो सवाल है हम तक पहुँचा सकते हैं। और आपको बता दें, अब ये सारी जानकारी जो है आप ले सकते हैं डीडी किसान के यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी। इस QR कोड को स्कैन करके आप पहुंचेंगे यूट्यूब चैनल पर, जहां ये सारी जानकारी अब आप कभी भी कहीं भी ले सकेंगे। तो फिलहाल के लिए आज हेलो किसान में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे नई नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।